नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास के साथ। तो चलिए फिर देर ना करते करते क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि और विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। वृद्धि केवल गुणात्मक तथा विकास केवल मात्रात्मक परिवर्तन है। वृद्धि मुख्यतः मात्रात्मक परिवर्तन जबकि विकास गुणात्मक मात्रात्मक दोनों परिवर्तनों से संबंधित है। वृद्धि और विकास में कोई अंतर नहीं है। विकास जो है केवल शारीरिक परिवर्तन तक सीमित है। तो देखिए, वृद्धि केवल गुणात्मक, वृद्धि गुणात्मक नहीं होती। वृद्धि किस में होती है? शरीर में होती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि को क्या करते हैं? नाप सकते हैं। यानी कि शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको नापा तोला जा सकता है। जैसे कि बच्चे की लंबाई बढ़ रही है तो उसको नाप सकते हैं, वजन को तोल सकते हैं। तो वृद्धि कैसा परिवर्तन है? मात्रात्मक परिवर्तन है, गुणात्मक नहीं। विकास केवल मात्रात्मक परिवर्तन है, बिल्कुल नहीं। विकास केवल मात्रात्मक नहीं है, साथ में ही वो गुणात्मक परिवर्तन भी है। तो ये गलत रहेगा। वृद्धि मुख्यतः मात्रात्मक परिवर्तन है जबकि विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन से संबंधित है, बिल्कुल सही। वृद्धि और विकास में कोई अंतर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वृद्धि जो है उसका क्षेत्र जो है संकुचित होता है, विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो ये गलत रहेगा। विकास केवल शारीरिक परिवर्तन तक सीमित है, बिल्कुल नहीं। विकास में शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये सभी शामिल है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास। तो विकास केवल शारीरिक परिवर्तनों तक सीमित नहीं है। तो ये भी क्या रहेगा? गलत रहेगा। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकास की है? विकास एक आकस्मिक प्रक्रिया है। विकास सभी व्यक्तियों में समान गति से होता है। विकास एक निरंतर और क्रमबद्ध प्रक्रिया है। विकास केवल जन्म के बाद प्रारंभ होता है। तो बात किसकी हो रही है? विकास की विशेषता की बात हो रही है। विकास एक आकस्मिक प्रक्रिया है, तो बिल्कुल नहीं। क्या विकास अचानक से होता है? बिल्कुल नहीं। विकास तो धीरे धीरे होता है, जीवन भर होता रहता है। तो ये आकस्मिक प्रक्रिया नहीं है, ये गलत रहेगा। विकास सभी व्यक्तियों में समान गति से होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। उनकी योग्यताएं, सीखने की, समझने की जो क्षमता है, रुचि है, वो भिन्न होती है। तो सभी में जो है एक गति नहीं होती विकास की। विकास एक निरंतर एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। विकास कैसी प्रक्रिया है? निरंतर प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। कब से कब तक? गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास कैसी? क्रमबद्ध प्रक्रिया है, यानी कि विकास क्रम में होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि विकास उल्टा सीधा ऐसे हो जाए, सीधा एक क्रम में होगा, जैसे सिर से पैर की ओर और जो मध्य है उससे बाहर की ओर। तो विकास का क्रम होता है। विकास केवल जन्म के बाद प्रारंभ होता है, तो बिल्कुल नहीं। विकास जो है जन्म से पहले, जब बालक जो है माँ के गर्भ में होता है, वहीं से विकास शुरू हो जाता है। तो ये भी क्या रहेगा? गलत रहेगा। आंसर हमारा रहेगा 3। विकास एक निरंतर एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। नेक्स्ट, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है? सिर से पैर की ओर होता है। निकट दूर सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत, मस्तकाधुमुखी सिद्धांत या फिर परिपक्वता का सिद्धांत। बात किसकी हो रही है कि बालक का जो विकास है वो सिर से पैर की ओर हो रहा है, यानी कि मस्तकाधुमुखी सिद्धांत की बात हो रही है। बालक सबसे पहले अपने जो है धड़ पर, सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है,
छोटा जो बालक है जो पैदा हुआ है, सबसे पहले किस पर, अपने सिर पर, धड़ पर नियंत्रण प्राप्त होगा उसको। फिर 4-5 महीने का वो बैठना सीखने लग जाएगा, अपने धड़ पर नियंत्रण प्राप्त करेगा। उसके बाद वो अपने पैरों पर नियंत्रण पाएगा, और जैसे ही वो 8-10 महीने का होगा चलना प्रारंभ करेगा, फिर दौड़ना, फिर कूदना। तो विकास की दिशा कैसी होती है, सिर से पैर की ओर। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर 3। विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले पूरे हाथ का प्रयोग करता है, किसका, पहले पूरे हाथ का प्रयोग करता है और बाद में उंगलियों का सूक्ष्मता से प्रयोग करना सीखता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, निकट से दूर की ओर, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो देखिए मस्तकाधोमुखी सिद्धांत जो है ये क्या कहता है कि विकास कैसे होता है, सिर से पैर की ओर। तो इसको तो हम यहाँ पर काट देंगे। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास के सभी क्षेत्र आपस में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की भी कोई बात नहीं हो रही है, तो इसको भी काट देंगे। कंफ्यूजन कहाँ पर हो रहा है, निकट से दूर की ओर विकास, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास, दोनों ही यहाँ पर सही लगेंगे, बिल्कुल सही लगेंगे। क्योंकि निकट से दूर का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक पहले पूरे हाथ का प्रयोग करता है और बाद में छोटी मांसपेशियों का, अपनी उंगलियों का प्रयोग करता है। और यही कहता है कौन, सामान्य से विशिष्ट की ओर, कि पहले बालक सामान्य प्रक्रिया करता है, पूरे हाथ का प्रयोग करता है, उसके बाद जो है अपनी छोटी जो है विशिष्ट प्रक्रियाएं करता है। तो यहाँ पर ध्यान किस पर देना है, एक शब्द यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सूक्ष्मता, यानी कि बारीकी से किसी कार्य को कैसे करना, बारीकी से करना, विशिष्ट प्रकार से करना। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि किसी भी कार्य को कैसे करना, बहुत ही बारीकी से करना। तो यहाँ पर बालक पहले पूरे हाथ का प्रयोग कर रहा है, ये क्या है, सामान्य प्रक्रिया है। और फिर उंगलियों का प्रयोग करके जो है सूक्ष्मता से उसका प्रयोग कर रहा है, बारीकी से किसी भी कार्य को बहुत सुंदर तरीके से कर रहा है, उसको बारीकियों से समझते हुए कर रहा है। तो ये क्या होगा, विशिष्ट कार्य होगा। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा। अगर यहाँ पर ये सूक्ष्मता नहीं होता तो हमारा आंसर ये भी सही था, निकट से दूर की ओर, क्योंकि इसमें भी बालक पहले बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करता है, हाथों का प्रयोग करता है, फिर छोटी मांसपेशियों का जैसे कि उंगलियों का प्रयोग करना सीखता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर रहेगा ए। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुगत कारक है, विद्यालय का वातावरण, पारिवारिक वातावरण, शारीरिक बनावट की जन्मजात विशेषताएं, सामाजिक परिस्थितियां। तो देखिए बात किसकी हो रही है, वंशानुगत कारक की हो रही है। तो ये क्या है, शारीरिक बनावट, बच्चे की जो शारीरिक बनावट है और जो उसको जन्मजात विशेषताएं, माता पिता से जन्म के समय जो विशेषताएं उसको मिली है वो क्या है, हमारी वंशानुगत कारक इसको हम कहेंगे, जो बालक को प्रभावित करते हैं। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर 3। एक ही परिवार में पले बड़े दो बच्चों की जो है रुचियां एवं क्षमताओं में अंतर मुख्यतः किस तथ्य को स्पष्ट करता है, यानी कि बालक की रुचि भिन्न है, उसकी क्षमता भिन्न है। तो ये किसको स्पष्ट करती है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, विकास की समानता, केवल वातावरण का प्रभाव, केवल परिपक्वता का प्रभाव। तो देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है कि दो बच्चे हैं और दोनों ही क्या है, भिन्न है, उनकी रुचियां भिन्न है, उनके कार्य करने की क्षमता भिन्न है, उनकी योग्यताएं भिन्न है, बुद्धि भिन्न है, उनके हो सकता है पसंद नापसंद जो है दोनों की भिन्न है। तो ये किस कारण होता है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, व्यक्तित्व केवल बाहरी रंग रूप है, व्यक्तित्व केवल बुद्धि का दूसरा नाम है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, गुणों, रुचियों एवं समायोजन का समग्र स्वरूप है, व्यक्तित्व जन्म के समय पूर्ण रूप से निर्धारित हो जाता है। तो देखिए व्यक्तित्व केवल बाहरी रंग रूप को हम व्यक्तित्व नहीं कहेंगे, या फिर केवल बुद्धि का दूसरा नाम जो है व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति का व्यवहार, उसके गुण,
उसकी रुचियाँ और उसका समायोजन का क्या है, समग्र रूप, यानी कि व्यक्ति के समग्र रूप को ही, चाहे वो आंतरिक हो, उसकी विशेषताएं हो, उसकी शरीर की बनावट हो, कद काठी हो, सबको मिलाकर समग्र स्वरूप को हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर 3। व्यक्तित्व जन्म के समय पूर्ण रूप से निर्धारित हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं, जन्म के समय निर्धारित नहीं होता है। आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा 3। फ्राइड के व्यक्तित्व सिद्धांत में ईड का संबंध मुख्यतः किससे है, तो देखिए सिगमंड फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया था, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, ईड की। तो इन्होंने क्या दी थी, ईड, ईगो और सुपर ईगो इन्होंने बात की थी अपने सिद्धांत में। नैतिक मूल्य से, वास्तविकता के सिद्धांत से, मूल प्रवृत्तियों एवं तात्कालिक इच्छाओं से, सामाजिक समायोजन से। तो देखिए ईड किसमें पाई जाती है, बच्चों में ये पाई जाती है, छोटे बच्चों में ईड पाई जाती है। और ये किससे संबंधित होती है, मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होती है, तात्कालिक इच्छाओं से। मानकर चलिए एक बालक है और उसको जो है खिलौना चाहिए, तो वो वहां पर लोटपोट हो जाएगा उसको, यानी कि उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है कि कोई चीज नहीं मिली तो वो रोने लगेगा, तोड़फोड़ करेगा, वहीं पर जो है जिद करेगा। ये उसकी क्या है, मूल प्रवृत्ति है, यानी कि उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर निर्धारित होगा। तो ध्यान रखिएगा। और तात्कालिक इच्छाएं, लंबे समय की वो नहीं सोचता है, तात्कालिक इच्छाओं से संबंधित होती है। तो आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक है, वंशानुक्रम, ग्रंथियां, परिवार एवं सामाजिक वातावरण, जन्मजात शारीरिक संरचना। तो बात किसकी हो रही है, सामाजिक कारक की। ये कौन से है बालक के विकास को प्रभावित करते, परिवार, सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में ही बालक का आस पड़ोस आ जाएगा, यानी कि बालक का माहौल, मोहल्ला आ जाएगा, या जिस माहौल में वो रह रहा है साथ में ही उसका स्कूल या विद्यालय, उसके दोस्त, सगे संबंधी, ये सब उसके सामाजिक वातावरण में शामिल है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, 3 रहेगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, थर्स्टन या फिर गार्डनर। तो बात किसकी हो रही है, द्विकारक सिद्धांत की हो रही है बुद्धि के, और ये किसने दिया था, ये दिया था स्पीयरमैन ने। इनका मानना है कि बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी है। कौन कौन से कारक, एक इन्होंने बताया था जी कारक, जिसे हम कहेंगे सामान्य बुद्धि। ये कितना, एक व्यक्ति में 95%। और ये जो जी कारक है ये किस कारण आता है, माता पिता से प्राप्त होता है। इसके अलावा इन्होंने एस कारक की बात की, एस कारक की बात की। एस कारक ये किससे प्राप्त होता है, जैसे कि जी कारक का मतलब क्या है, सामान्य बुद्धि, एस कारक का मतलब विशिष्ट बुद्धि। और ये किससे प्राप्त होगी, जी कारक हमें माता पिता से प्राप्त होता है, एस कारक किससे, प्रशिक्षण से, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षण के द्वारा ये प्राप्त होती है। जैसे जी कारक एक व्यक्ति में कितना होता है, 95% होता है। एस कारक कितना होता है, केवल और केवल 5%, जो हमें किससे, प्रशिक्षण से प्राप्त होता है। तो द्विकारक जो सिद्धांत है बुद्धि का वो किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। आंसर रहेगा हमारा 2nd। स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत में जी कारक का अर्थ है, देखिए हमने बात कर ली है, जी कारक यानी कि बालक की सामान्य बुद्धि। आंसर रहेगा 2nd। बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का प्रतिपादन किसने किया, हार्वर्ड, गार्डनर, अल्फ्रेड बी ने, स्पीयरमैन या फिर टर्मन ने।
तो बात किसकी हो रही है? बहुबुद्धि सिद्धांत की हो रही है। और ये किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इन्होंने कितने? 7 प्रकार बुद्धि के बताए थे। कितने? कि एक व्यक्ति में कितने प्रकार की? 7 प्रकार की बुद्धि हो सकती है। साथ में ही इनके एक पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिस पुस्तक में इन्होंने ये सिद्धांत दिया, इनकी पुस्तक को याद रखिएगा, फ्रेम्स ऑफ माइंड इनकी पुस्तक है, जिसमें इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। कितने प्रकार? 7 प्रकार बताए। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर ए। शिक्षण का कौन सा सूत्र बालक को पहले परिचित वस्तुओं एवं अनुभवों से जोड़कर नवीन ज्ञान प्रदान करने पर बल देता है? सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। तो देखिए बात किसकी हो रही है? कि एक जो बालक है वो पहले क्या? परिचित वस्तु, यानी कि बालक जिस वस्तु के बारे में जानता हो पहले उसके बारे में सिखाया जाए, यानी कि उसको जो है जिस वस्तु से वो परिचित हो, जिन चीज़ों से वो परिचित हो, उसके बारे में जो है बालक को पहले बताया जाए और फिर किसकी ओर? अज्ञात की ओर ले जाया जाए। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? ज्ञात से अज्ञात सूत्र की ओर हो रही है। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी। शिक्षक पहले वास्तविक वस्तु दिखाकर उसके बाद उसके चित्र एवं अंत में जो है उससे संबंधित प्रतीकों का प्रयोग करता है। यह किस शिक्षण सूत्र का उदाहरण है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो देखिए एक शिक्षक जो है वो क्या कर रहा है? पहले तो बच्चों को सिखाने के लिए वास्तविक जो है वस्तु दिखा रहा है, उसके बाद चित्र दिखाता है और अंत में क्या करता है? केवल और केवल उससे संबंधित प्रतीकों का ही प्रयोग करके बालकों को सिखाता है। यानी कि बालक को अगर एक सेब के बारे में जानकारी देनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे? शिक्षक सेब को क्लास में लेकर आएंगे और बच्चों को जानकारी देंगे। फिर कोई बात होगी बाद में तो अब वो दोबारा सेब नहीं लेकर आएंगे, सिर्फ उसका क्या दिखाएंगे? चित्र दिखाकर बात करेंगे। और उसके बाद वो चित्र भी नहीं दिखाएंगे, बालकों को क्या करेंगे? अमूर्त चीजों की ओर लेकर जाएंगे, उसके प्रतीकों के प्रयोग करके ही बालकों को सिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना, यानी कि बालकों को पहले चीजें दिखाकर सिखाना और फिर अमूर्त चीजों की ओर ले जाना। आंसर रहेगा हमारा 3। शिक्षण के किस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए? सक्रियता का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, थकान का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो देखिए शब्द से ही पता चल रहा है सक्रियता का सिद्धांत, यानी कि बालक कैसे सीखते? सक्रिय रूप से स्वयं करके सीखते, अनुभव करके सीखते, गतिविधियों में स्वयं भाग लेकर सीखते हैं। तो बालक कैसे सीखते? सक्रिय रूप से भाग लेकर। आंसर रहेगा क्या? ए। शिक्षण के दौरान शिक्षक विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता एवं सीखने की गति को ध्यान में रखकर अलग अलग गतिविधियां देता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तत्परता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत या फिर क्रियाशीलता का सिद्धांत। बात किसकी हो रही है? कि विद्यार्थियों की रुचि को ध्यान में रखते हैं, उनकी क्षमता को, उनको सीखने की उनकी गति को। देखिए हमने क्या बात की थी कि प्रत्येक बालक अलग होता है, एक दूसरे से अलग होता है, सभी बालकों की बुद्धि अलग होती है, रुचि अलग होती है, सीखने की क्षमताएं, योग्यताएं अलग होती है। तो बालक प्रत्येक से दूसरे से भिन्न होता है, हर बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यहाँ पर सही रहेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। आंसर रहेगा हमारा बी। अधिगम वक्र यानी कि लर्निंग कर्व में तीव्र गति से होने वाली जो प्रगति है उसको सामान्यतः क्या कहा जाता है? पठार, अवनति, उन्नति की अवस्था या फिर विस्मरण की अवस्था। तो बात किसकी हो रही है? अधिगम पठार। देखिए सीखने की जो प्रगति है, जो उन्नति है, उसको दर्शाते हैं क्या? अधिगम पठार। और बात किसकी हो रही है? तीव्र गति से होने वाली प्रगति, यानी कि
ये जो खड़ी रेखा है ये क्या दर्शाती है? बालक की प्रगति। और ये क्या दर्शाता है? लेटी हुई रेखा अभ्यास। बालक ने थोड़ा सा अभ्यास किया और उसकी प्रगति क्या हुई? अधिक हुई। तो इसको हम क्या कहेंगे? उन्नति की अवस्था कहेंगे। उन्नति की अवस्था यानी कि थोड़े से प्रयास के कारण, थोड़े से प्रयास करने से ही बालक की उन्नति अधिक हो रही है, तो उन्नति की अवस्था हम इसे कहेंगे। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर 3। अधिगम वक्र में पठार की अवस्था का अर्थ क्या है? सीखने की गति में निरंतर तीव्र वृद्धि, सीखने की प्रगति का कुछ समय के लिए लगभग रुक जाना, सीखे हुए विषय को पूर्णतः भूल जाना या अधिगम का पूर्ण हो जाना। देखिए बात किसकी हो रही है? पठार की हो रही है, प्लेटो की हो रही है कि अधिगम वक्र में पठार की अवस्था का अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ पर अधिगम जो है वो क्या बताते हैं? बालक की सीखने की प्रगति, उन्नति, उपलब्धि बताते हैं। हमने कहा ये जो खड़ी रेखा है ये क्या बताती है? बालक की उन्नति, प्रगति। और ये लेटी हुई रेखा क्या बताती है? बालक के द्वारा किया गया अभ्यास। तो देखिए बालक जब यहाँ पर अभ्यास कर रहा है उसकी उन्नति हो रही है। एक समय ऐसा आया कि बालक की जो अभ्यास है, यहाँ पर जो ये रेखा है, ये जो वक्र बन रहा है ये एकदम सीधा हो जाएगा। बालक अभ्यास तो कर रहा है लेकिन यहाँ पर एक कैसी रेखा बनी है? क्षैतिज रेखा बन जाएगी। इसी को हम क्या कहेंगे? इस क्षैतिज रेखा को हम क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। पठार कहेंगे। और ये पठार किस कारण हो सकता है? थकान के कारण, रुचि अभाव के कारण, कठिन विषय वस्तु के कारण। तो देखिए यहाँ पर जो सीखने की जो प्रगति है, जो उन्नति है वो रुक गई है। और कैसी रेखा बन रही है? एक क्षैतिज रेखा, सीधी रेखा बन रही है। यानी कि सीखने में जो है पठार आ गया है। किस कारण हो सकता है? थकान के कारण हो गया है। वो बालक बहुत दिन से तैयारी कर रहा है किसी चीज की और अब वो करते करते थक गया है, इसलिए उसकी सीखने की गति रुक गई है। रुचि का अभाव हो सकता है या फिर विषय वस्तु ही कठिन हो सकती है जिसको बालक समझ नहीं पा रहा है, इसलिए उसके सीखने में पठार आ गया है। लेकिन अगर थकान के कारण आया है तो बालक को क्या करा जाए? विश्राम दिया जाए, विश्राम कराया जाए ताकि ये पठार खत्म हो। रुचि का अभाव हो गया है तो बालक की रुचि पैदा की जाए सीखने के लिए, उसको अभिप्रेरित किया जाए। कठिन विषय वस्तु है तो वहाँ पर बालकों की सहायता की जाए। तो इसका मतलब है अगर ये सारी चीज़ें हम खत्म कर दे, थकान को विश्राम के द्वारा, रुचि के अभाव को जो है बालक को अभिप्रेरित करके, कठिन विषय वस्तु में सहायता करके, तो ये जो पठार है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे ये क्या था? अस्थायी। अस्थायी कहते हैं हम इसको। पठार कैसा होता है? अस्थायी होता है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि एक बार इसकी प्रगति, अधिगम जो है बालक रुक गया है, उसकी प्रगति होना रुक गई है तो वो रुकी रहेगी। नहीं, उसमें जो है अस्थायी रूप से रुकी है। अगर हम इसके कारणों को दूर करें तो बालक फिर से उन्नति करने लगेगा। तो सीखने की प्रगति का कुछ समय के लिए लगभग रुक जाना, इसी को हम क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो देखिए बात किसकी हो रही है? थॉर्नडाइक की हो रही है कि थॉर्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत है वो कौन सा था? तो थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया था कि बालक कैसे सीखते हैं, प्रयास के माध्यम से सीखते हैं, अभ्यास करके सीखते हैं। उनके दौरान कई सारी त्रुटियां भी होती है, लेकिन जैसे जैसे बालक जो है अभ्यास करता है, प्रयास की संख्या बढ़ाता है, त्रुटियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और बालक का सीखना हो जाता है।
तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत। साथ में इन्होंने सीखने के 3 नियम बताए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी। कोलर के अनुसार सीखना मुख्यतः किसके परिणाम स्वरूप होता है, बार बार अभ्यास करने से, उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध से, समस्या की संरचना को अचानक समझ लेने से, या फिर केवल पुरस्कार प्राप्त करने से। तो देखिए कोहलर कौन थे, गेस्टाल्टवादी थे। बार बार अभ्यास करना ये कौन मानते थे, व्यवहारवादी मानते थे। और ये किसने माना, थॉर्नडाइक मानते थे कि बार बार अभ्यास करने के दौरान ही बालक का सीखना होता है। तो ये यहाँ पर गलत रहेगा। उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध द्वारा सीखना, ये भी क्या है, व्यवहारवादी ये मानते थे कि दोनों के बीच जब बॉन्ड बनता है, संबंध बनता है, तभी सीखना होता है। केवल पुरस्कार जो है प्राप्त करने से, तो पुरस्कार की भूमिका सीखने में कौन मानते थे, व्यवहारवादी मानते थे। जैसे कि जो पुनर्बलन की बात करें तो वो स्किनर ने अपने सिद्धांत में उस पर खूब जोर दिया। तो यहाँ पर पुरस्कार प्राप्त करने से, ये भी गलत रहेगा। ये भी कौन मानते थे, ज़्यादातर व्यवहारवादी मानते थे। तो कोहलर थे गेस्टाल्टवादी, और ये किस पर जोर देते थे, सूझ पर। कोहलर का सिद्धांत कौन सा, सूझ का सिद्धांत। हमने कहा कौन सा सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनसाइट थ्योरी कहते हैं। इनका मानना क्या है कि समस्या की संरचना को अचानक से समझ लेना, यानी कि किसी के सामने कोई समस्या आ रही है तो संपूर्ण परिस्थिति का आराम से शांत बैठकर उसका अवलोकन करना, और एकदम से ही अचानक से जो है उस समस्या का हल निकल कर आएगा, सूझ उत्पन्न होगी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो देखिए ये थी आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं और इन क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हो रहे हैं ये भी आप ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताना है। आपको क्लास पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।